गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी बीच में आप लोगों के सेट के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए हमने कुछ रिविजन्स क्लास लगाए थे और उन टॉपिक्स को पढ़ा था जो आपके सेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस सेट के एग्जाम के चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जो हमारा रेगुलर क्लास है। और उस चैप्टर 2 में हम बहुपद पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद को, लाइक एंड ऑन लाइक टर्म्स को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि समान और असमान पद क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है बीजीय व्यंजक वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y। ठीक है, ये कोई एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में अगर हमें लाइक और अनलाइक यानी कि समान पद और असमान पद निकालना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान हो, जैसे कि चर क्या होता है? वेरिएबल। यानी चर यानी कि वेरिएबल, चर को हम ए से लेके जेड तक के वर्ड से दर्शाते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल दर्शाते हैं। तो जो चर के अगर घात सेम होते हैं, ठीक है, तो वो समान पद होते हैं। अगर घात बराबर नहीं होते हैं तो वो असमान पद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं -3y, ठीक है, ये वाला, और मैं लिख दूं यहाँ पे 7y, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या ये समान पद होगा कि असमान पद होगा? तो देखिए, यहाँ पे भी घात 1 है और यहाँ पे भी घात 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। जब घात सेम रहता है तो इसको क्या कहते हैं? समान पद। क्या कहते हैं? समान पद। ठीक है, तो कभी भी समान पद और असमान पद को पहचानने के लिए हमें दो चीजों को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। उनमें से पहला बात कौन सा है कि आपको चर का जो है घात चेक करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं। इंग्लिश में बता दो। देखिए, जो समान होता है उसके लिए हम लाइक टर्म का यूज करते हैं और जो असमान पद होता है उसके लिए अनलाइक टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं क्या बता रहा था कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आपको इसमें से पहचानना है समान पद कौन सा है और असमान पद कौन सा है। तो मैंने कहा कि समान पद और असमान पद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? वेरिएबल्स का, यानी चर का पावर देखना होगा। अगर दो चरों में क्या हो? पावर समान होगा तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये समान पद है। अगर पावर अलग अलग होगा, जैसे मैं एक चीज और लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर और एक जगह लिख दिया मैंने -3y। अब आप बताइए क्या ये समान पद होगा? ये समान पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो ये क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। ठीक है, असमान पद के लिए इंग्लिश शब्द में क्या मिलता है? लाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहचानने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि हमें वेरिएबल्स के पावर चेक करने रहते हैं, घात चेक करना होता है कि अगर घात सेम है, यानी दोनों में घात 1 है तो लाइक। अगर दोनों का घात अलग अलग है, जैसे किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, यानी अलग अलग घात है, तो उसे असमान पद कहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया था, ये एक बीजीय व्यंजक था, तो मैंने कहा -3y और 7y क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। और वाई स्क्वायर और -3y में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये असमान पद हो जाएगा। एक और असमान पद हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, जैसे वाई स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख दूं 7y। तो बताइए ये असमान होगा कि समान होगा? तो असमान होगा। क्यों असमान होगा? आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो ये भी असमान पद हो गया, ये भी असमान पद हो गया, और ये वाला एक जो है केवल यहाँ पे क्या है? समान पद है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है बाबू, आप एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना?
तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म पूछेगा तो आपको पावर ध्यान से देखना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोगों को जवाब देना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 2y और यहां लिख दूं -3y², क्या ये समान है? अगर समान है तो एस डाल कीजिए, एस टाइप कीजिए। अगर असमान है तो ए टाइप कीजिए। सभी बच्चे ये काम कीजिए तो जल्दी से चैट सेक्शन में, सभी बच्चे। ये क्या है? असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y का पावर क्या है? 1 है, जबकि यहाँ पे y का पावर क्या है? 2 है। तो जब पावर अलग अलग रहता है वेरिएबल्स का, चर का, तो उसे हमेशा असमान कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान कहेंगे। जब भी पावर अलग अलग होगा तो उसे असमान कहेंगे। बात समझ में आ गया? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को उसको बताना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको जो है बताना है। इसमें से मैं बिना किसी क्वेश्चन का आपसे पूछ रहा हूं, कोई बीजीय व्यंजक नहीं दिया हूं, बस आपको सिंपली पहचानना है। ठीक है, कोई बीजीय व्यंजक नहीं है, सिंपली आपको पहचानना है कि इसमें से कौन जो है वो हो सकता है। जैसे a³ है और यहाँ पे 5a है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे -7b है और यहाँ पे मान लेते हैं कि -8b है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि -6c है और यहाँ पे मान लेते हैं कि -8c है। यहाँ पे समझिएगा -7a है और यहाँ पे 3a है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन असमान पद है। असमान पद को बताना है, इन चारों में से असमान पद को बताना है। असमान पद कौन सा होगा? तो हमें बीजीय व्यंजक नहीं पता, लेकिन हम असमान पद को तब भी पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं? हमने पढ़ रखा है क्या कि अगर वेरिएबल्स का पावर अलग अलग होगा, यहाँ पे a का पावर 3 है और यहाँ पे a का पावर 1 है, यानी पावर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा। और जब पावर सेम रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये समान पद हो गया। यहाँ पे सी ए पावर 1 है, यहाँ पे भी सी ए पावर 1 है, तो ये समान पद हो गया। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? समान पद। असमान पद है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोग पहचान पा रहे हैं? एकदम आसान है, बताइएगा। एकदम आसान है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? पावर चेक करना रहता है जब भी असमान पद पूछेगा, पावर चेक कीजिए, आंसर 100% सही होगा। ठीक है, पावर चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा। जब समान कहेगा, जब समान कहेगा तो पावर को सेम रहना चाहिए, असमान कहेगा तो पावर अलग अलग होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा। चलिए, तो ये पिछली क्लास पे आधारित एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। आपको इसमें क्या पहचानना है? असमान पद को पहचानना है। और ये बीजीय व्यंजक है, आपको असमान पद को पहचानना है। ऑप्शन ए बी सी डी, देखिए इसमें किसका पावर जो है अलग अलग है। वेरिएबल्स का पावर जहां पे अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा। एकदम आराम से चेक कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूं, पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और बड़ा सा पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो आपको सही लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे और आप लोगों को पता है कि टॉपर लिस्ट जारी किया जाएगा अब दोबारा से फिर से, तो सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी के सही आंसर के कब होगा टॉपर लिस्ट? आंसर, माइक बंद कीजिए बाबू, माइक ऑन नहीं करना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे और 20 सेकेंड है, और 20 सेकेंड है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। यानी आपको भूल जाना है कि बीजीय व्यंजक क्या है, उसको ध्यान में देने की आवश्यकता ही नहीं है, आप उसको भूल जाइए। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि असमान पदों को खोजना है, और असमान पदों का मतलब होता है कि घात जो होना चाहिए चर का, वो अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात अलग अलग होना चाहिए। किसका? चर का। जब चर का घात अलग अलग होगा तो वो असमान पद होगा। तो यहाँ पे चर ए है और यहाँ पे भी चर ए है, दोनों का घात 1 है, तो क्या ये असमान होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों का घात 1 है, तो ये तो सेम हो गया, तो ये भी असमान नहीं होगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों का घात क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये भी असमान नहीं होगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो घात क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वो। और ये क्या हो गया? असमान पद हो गया। यानी आपको यहाँ पे व्यंजक देखना ही नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि जो हमारा बीजीय व्यंजक, सॉरी, हमारा जो पद दिया गया है वो क्या है, बस उस पे ध्यान देना है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू? क्लियर है ना सभी बच्चों को? हमें बीजीय व्यंजक को देखना ही नहीं है कि बीजीय व्यंजक क्या है, हमें तो बस ये चेक करना है कि असमान पद खोजना है, तो हमें पावर देखना है कहां पे अलग अलग पावर है। जैसे ही हमें अलग पावर दिखेगा आंसर कर देंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अब हम, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ए क्यू माइनस 5 पे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीजीय व्यंजक, देखिए जेड क्यू माइनस 5, जेड माइनस 7, जेड प्लस 3 जेड, इसमें भी असमान पदों को पहचानना है। तो आप बीजीय व्यंजक को भूल जाइए, असमान पदों को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए कि चर की घात जो है, चर की घात क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग जो है होनी चाहिए। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम निश्चिंत होके देखिए कहां पे चर की घात अलग अलग है, वही आपका आंसर हो जाएगा। घात चेक करना है, पावर को, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से कीजिए। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर गलत है, बाकी सभी का उत्तर एकदम सही हो रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है, एकदम आराम से कीजिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, पढ़ के मजा आएगा। बस आप लोग कोशिश कीजिए आंसर करने का। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर इसलिए नहीं करते हैं, सोचते हैं गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं बाबू, गलत हो जाएगा, मैं हूं आपको सही सिखाने के लिए, तो गलती की चिंता नहीं करनी है, आप कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करो, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कोशिश कीजिए। अब मैंने आंसर का यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि चर की घात अलग अलग होना चाहिए, यानी आप देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, किस वेरिएबल का अलग अलग घात दिया है, पावर दिया है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा।
हमें इसमें असमान पद निकालना था, खोजना था कि इसमें कौन सा असमान पद है। मैंने कहा चर की घात जो है आपको चेक करना है कहां पे अलग अलग है। यहाँ पे देखिए जेड है, यहाँ पे भी जेड है, घात सेम है तो ये असमान नहीं होगा। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, समान है घात, ये भी क्या नहीं होगा हमारा, असमान नहीं होगा। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, दोनों पद क्या है, पावर 1 है, तो ये भी असमान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जेड की पावर 3 है और यहाँ पे जेड की पावर 1 है, यानी अलग अलग घात है, पावर अलग अलग है। ठीक है, वेरिएबल सेम है, पावर अलग अलग है। जब पावर अलग अलग होता है तो उसी को क्या कहते हैं, असमान पद कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। एकदम आसान था। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Z³-5Z। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और उसी पे आधारित ये प्रश्न था। आज का क्लास का हमारा टॉपिक है पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। ठीक है, तो आप लोग टर्म क्या होता है, पद क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अब समझिएगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं 5xy+6, सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितने पद हैं, बताइएगा इसमें कितने पद हैं। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे 5xy+6 में कितने पद हैं। दो पद है, क्लियर दिख रहा है, दो पद है, क्योंकि जोड़ और घटाव से जब जुड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक पद है और एक ये पद है, दो ही पद है, टोटल दो पद है। ठीक है, तो 5xy एक पद है और 6 जो है एक पद है, तो टोटल दो पद है। अब देखिएगा दो पद है तो हमें इसको करना क्या है, पद के गुणनखंड करना है। यानी कि 5xy को आप +6 को अगर हम गुणनखंड निकालेंगे यानी अलग अलग करेंगे, गुणनखंड का क्या मतलब है, इसे हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहली बात एक तो आ जाएगा यहाँ पे एक पद, ये हो जाएगा क्या 5xy हो जाएगा एक पद, और दूसरा पद क्या हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरा पद हो गया 6 और एक पद हो गया 5xy। अब अगर हम 5xy को अलग अलग तोड़ेंगे यानी इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, x आएगा और y आएगा, यही तो आएगा। कभी तो इसको गुणा करेंगे तो 5x आएगा, और 6 को अगर हम क्या करेंगे अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी 6, तभी तो गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो ये 5x+6 का क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड क्या हो गया हमारा 5xy और 2 and 3, ये किसका गुणनखंड है, 5xy+6 का गुणनखंड है। यानी अगर मैं इसको, एक मिनट इधर देखिएगा, जैसे ये बीजीय व्यंजक कौन सा है, इसमें 5xy+6 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, और इसके पद कौन कौन से हैं, तो 5xy एक पद है और 6 क्या है, एक दूसरा पद है, दो पद है। अब हमने पहले पद को गुणनखंड किया तो एक आया 5, दूसरा आया x और तीसरा आया y। इसी पर 6 को हमने गुणनखंड किया तो एक आया 2 और दूसरा आया 3, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 5xy 2 और 3 क्या हो गए, इस बीजीय व्यंजक के जो है फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अभी आपको समझ में आया सभी बच्चों को कि हम किसी भी बीजीय व्यंजक का कैसे पद निकाल सकते हैं, कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं, बताइएगा। सर ये जो 5 है सर, हाँ बताइए। ये जो 5 है अगर इसकी जगह 8 होता तो दो दो चौके 8 हो जाता, ऐसे कर सकते हैं ना जैसे 6 का किया है। नहीं देखिए मैं ध्यान से समझा रहा हूं, मैं माइक म्यूट कीजिए। देखिए मैं एक, ये सभी बच्चों को समझ में आया ना, एक उदाहरण इनके हिसाब से लेता हूं। जैसे इन्होंने कहा 5x की जगह पे 8xy हो जाता, अब +6 हो जाता, तो हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें पद कितने हैं, ये तो हो गया बीजीय व्यंजक, देखिएगा ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया हमारा। ठीक है, 8xy+6 हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर हम बात करें इसमें पद कितने हैं, तो दो ही पद है, कौन कौन सा, एक हो गया 8xy और दूसरा हो गया 6, यही तो दो पद है ना।
इस बीजीय व्यंजक के दो पद कौन से हैं, एक 8xy और दूसरा है 6। अब हमें इसे गुणनखंड करना है, तो अब हम इसे गुणनखंड करेंगे, तो ये 3 टुकड़ों में पहले टूटेगा, एक टूटेगा 8, दूसरा टूटेगा x, तीसरा टूटेगा y, और ये 6 किस में टूटेगा, 2 गो में, 2 और 3। लेकिन आप देखेंगे कि ये 8 जो है फिर से टूट जाएगा, कितने में टूट जाएगा, 2 बार में। देखिए क्या कर देंगे, यहां पे हम 2 2 और यहां पे 2, तो 2 चौका 4 दूनी 8, तो हम यहाँ पे तोड़ दिए, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। तो अब इसके गुणनखंड अगर हमसे पूछेगा 8xy प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो अब हम क्या बताएंगे, 2 2xy और 2 3, ये इसके गुणनखंड हुए, ये टोटल जो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अभी समझ में आया सभी बच्चों को, बताइएगा। जैसे हमने 6 को तोड़ दिया, इसी प्रकार 8 को भी तोड़ देंगे। क्लियर है ना, नो डाउट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा था, अच्छा लगा मुझे। ऐसे सर माइक माइक म्यूट कीजिए, सर माइक म्यूट कीजिए, ये आवाज इको हो रहा है, माइक म्यूट कीजिए, चैट सेक्शन में लिखिए, ऐसे करिएगा तो दिक्कत होगा, ऐसे करिएगा तो दिक्कत होगा। चैट सेक्शन में लिखिए, जो भी पूछना है आप चैट से, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप चैट सेक्शन में लिखिए, जब तक आप डाउट पूछेंगे तब तक मैं रुका हूं, आप चैट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि आवाज इको हो रहा है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आप पूछ लीजिए। चलिए आप पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, तो अभी आप लोगों ने समझा कि पद के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ ए टर्म कैसे निकालते हैं। चलिए इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखना है। ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ये वाला जो है आपका बीजीय व्यंजक है। तो सबसे पहले तो हम इसका पद लिखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पद है। तो पहला पद कौन सा हो जाएगा, 18zx, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, 5y², ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, xyz, सॉरी यहां माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और चौथा पद कौन सा हो जाएगा, 21। ये हमने इसके 4 पदों को लिख लिया। ये क्या था, बीजीय व्यंजक था, इसके 4 पद थे। पहला था 18zx, दूसरा था 5y², तीसरा था -xyz और चौथा था 21। ये टोटल 4 पद थे इस बीजीय व्यंजक में। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो 18zx को हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे ऐसे, 18 एक हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। फिर हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 6 लिख सकते हैं, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो हम सीधे यहाँ पे 6 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। 18 को 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं ना। एक जेड एक्स है, ठीक है, तो इसका अगर पूरा गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 3 2 जेड और एक्स। तो ये हमारे पहले पद का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। बात समझ में आया, इसी को मैंने यहां पे तोड़ा है। तो 18 को मैंने लिख दिया 3 गुने 3 गुने 2, जेड को मैंने जेड लिख दिया, एक्स को मैंने एक्स लिख दिया, तो आ गया 3 3 2 जेड एक्स। अब इसी प्रकार 5y² को तोड़ना है, तो एक तो टूटेगा 5 में, अब y² है तो y और y हो जाएगा। इसी प्रकार -xyz से तो एक हो जाएगा, ठीक है, -x y और z। यहाँ पे 21 है तो एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 7। समझ में आया, नहीं हो सकता बाबू, 2 गुने 2 गुने 2 को 2 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 2 गुने अगर 4 लिखेंगे ना तो 4 तो टूटेगा ना 2 गुने 2 में, तो इसीलिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं जहां से आगे टूट ना पाए। इसीलिए 2 गुने 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना रहता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया बाबू अभी पूछ लीजिएगा। वेरी गुड, एन टाइप करके अभी आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। चलिए अब मैं एक प्रश्न कराता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। जैसे मैं कह दूं 15x है, ठीक है, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा बाबू। 15x के गुणनखंड क्या होंगे, ऑप्शन देखिएगा,
ऑप्शन के हिसाब से आंसर कीजिएगा। गुणनखंड क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है x, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 और x, और चौथा ऑप्शन दिया है 3 इंटू 5 और x। बताइए इसमें से आप किसे इसके गुणनखंड मानेंगे? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो हम किसे गुणनखंड मानेंगे? इसको मिटा देते हैं, गुणे की जगह पे हम 3 और 5 लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका गुणनखंड निकालना होगा तो हम किसे आंसर मारेंगे? आप लोग कोशिश कीजिए तो डी को मारेंगे। क्यों? क्योंकि 15x को हम पहले तोड़ेंगे 15, ठीक है, और फिर एक टूटेगा, मान लेते हैं x, फिर 15 किस में टूट जाएगा? 3 और 5 में टूट जाएगा, तो गुणनखंड क्या हो गया? x, 3 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 5x। जो भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसी प्रकार एक सरल प्रश्न और कीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 10x, 10x मत कीजिए, आप इसको कर दीजिए 8x, 8x है, और आपसे पूछिए इसका गुणनखंड निकालना है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 8x, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया है आपको 8 और x, और एक दे दिया है 8 स्क्वायर x। बताइए आप किसको आंसर कीजिएंगे अगर इसका आपको 8x का आपको गुणनखंड निकालना है तो? बताइएगा सभी बच्चे, 8x का गुणनखंड निकालना है तो आप किसे आंसर करेंगे? सिंपल सा बात है, 8 और x को, यानी कि ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। 8 और x जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए पूल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, एकदम आराम से, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5x के गुणनखंड बताने, 5x के गुणनखंड बताने हैं, 5x के गुणनखंड बताने हैं, एकदम आराम से कीजिएगा, कोई भी जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा बाबू, सभी लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट के 10 सेकेंड, और सभी बच्चों के उत्तर एकदम अभी तक सही आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा था कि 8x 5x है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा x, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5x। एकदम आसान था। किसी को कोई डाउट है तो बाबू आप n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। ये एकदम सरल प्रश्न था, ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल देता हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा ही मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे मैं प्रश्न दे दूं -11, 11 मत कीजिए, हाँ ठीक है, 11x स्क्वायर, और इसको आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से एकदम, -11, दूसरा ऑप्शन है x, तीसरा ऑप्शन है -11 x, x, चौथा ऑप्शन है x स्क्वायर। बताइए किसे आंसर करेंगे आप? -11 x स्क्वायर का गुणनखंड करना है, ये दोनों x x है जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड,
बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे, वेरी गुड, मजा आ गया। ये होती है कोशिश सभी बच्चों की, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। देखिए हमें 11x² को क्या करना था, गुणनखंड करना था। तो हमने कहा एक -11 हो जाएगा, x² को x और x लिख देंगे, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल, एकदम आसान है, -11x x हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, -7p² का आपको गुणनखंड निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा बाबू, एकदम आराम से कीजिएगा। -7p² के गुणनखंड को निकालना है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे देखिए, पोल सेक्शन में आंसर देना कुछ बच्चे भूल गए हैं, तो मैं बता दूं कि आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के 3 बिंदु पे पहले क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको ये एक्टिविटीज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें दिखाई देगा पोल्स एक्टिव, और आप इस पोल्स एक्टिव पे जैसे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था और आप लोग बहुत आसानी से कर भी सकते थे। देखिए क्या कह रहा है, -7p² का गुणनखंड निकालना है। तो पहली आ जाएगा -7, दूसरा आ जाएगा p² को क्या लिख सकते हैं, p और p। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, एक -7, एक p और एक और p, यानी 3 हो गया, -7p। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। -7p² का गुणनखंड ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान था ये भी प्रश्न, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अब देखिएगा इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, आपको उसको उस परिवर्तन के हिसाब से आंसर करना है। जैसे मैं आपको इसी प्रश्न को ऐसे लिख दूं, देखिए इसी प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं -7p² को, ठीक है, क्या कीजिए कि गुणनखंडों को ऐसे लिखिएगा कि गुणनखंडों को गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखें, गुणनफल के रूप में लिखें। ठीक है, रूप में व्यक्त करें या लिखें, बात एक ही है, व्यक्त करें। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसका गुणनखंड ही निकालेंगे, तो एक हो जाएगा -7, एक हो जाएगा p और एक हो जाएगा p, ये इसका गुणनखंड है। और जब आपसे कहेगा ना कि गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में, तो इसमें बस गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -7p² के गुणनखंड का गुणनफल रूप हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है, तो इसी का गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा, -7 इंटू p इंटू p, और केवल नॉर्मल गुणनखंड पूछेगा तो -7pp, आज जब गुणनफल के रूप में पूछेगा तो -7 इंटू p इंटू p। बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को कहीं डाउट है कुछ भी, क्लियर है ना, एकदम आसान है ना। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा। अच्छा ये प्रश्न तो आप लोग कर लिए थे, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22।
ध्यान से प्रश्न देखिए, पहले पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, इसके बाद आंसर कीजिएगा। मैं प्रश्न थोड़ा सा समझाता हूं। -3m² इंटू एन, सॉरी, -3m² NL को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, आज जो भी गुणनखंड आएगा ना, हम उसमें क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम -3m² NL का गुणनखंड निकालेंगे, जो भी गुणनखंड आएगा उसके बीच में क्या लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों ने आंसर किया, सबका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर ऑन के ऊपर स्क्वायर है। देखिए ऐसे माइक ऑन नहीं करना है बाबू, अनावश्यक। मैं एक बार इसको लिख देता हूं, इस प्रश्न को, -3m² NL, ठीक है, -3m² NL, ये है प्रश्न, इसका गुणनखंड का, इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर इसमें गुणा का चिन्ह लगा देंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड है बाबू, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सभी बच्चे एकदम मन से अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 2 बच्चों के ही आंसर गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही हैं। देखिए हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो एक तो इसका हो जाएगा -3, दूसरा क्या हो जाएगा m, और स्क्वायर है तो एक और m हो जाएगा, n है तो n, l है तो l। इसका गुणनफल वाला रूप लिखना है, तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में यही लिखा है, -3m इंटू m इंटू n इंटू l, तो यानी ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था। किसी बच्चे को डाउट है तो बाबू बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बाबू बताइएगा, एकदम आसान था, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक के चलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हिंदी में से कहते हैं संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो अब आपको समझना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक सादा पेज लेता हूं, आप बस समझिएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 5y - 3, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे कि 5y - 3 जो है क्या ये बीजीय व्यंजक है, एकदम है, आप लोग समझ पा रहे हैं। इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितने पद हैं, चैट सेक्शन में, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें टोटल जो है 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद हैं। चलिए तो अगर हम बात करें इसमें कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, ठीक है। पद कितने हैं, 2, कौन कौन सा, एक 5y और एक -3, ये 2 पद हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें चर कौन सा है, तो चर आप बता देंगे कि ये जो है चर है, यानी y जो है यहाँ पे क्या है, चर है, वेरिएबल है, इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा वेरिएबल, पद को इंग्लिश में लिख लीजिएगा टर्म। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा ओवरऑल जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ओवरऑल पूरे को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। आप लोग जानते हैं बीज गणितीय व्यंजक या बीज गणितीय व्यंजक,
ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं पूछूं अचर कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। क्या है, अचर है, यानी इस 3 का मान नहीं बदलेगा, जो है सो हमेशा रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तब इतनी चीजें तो आपको पता है कि यहाँ पे y जो है वेरिएबल है, 3 जो है अचर है, और ये पूरे को बीजीय व्यंजक कहते हैं। 2 पद हैं 5y और -3, ये पद है। ठीक है, अब आपको इसका संख्यात्मक गुणांक निकालना है। तो इसमें जो संख्यात्मक गुणांक एक्चुअल में होता क्या है कि जो वेरिएबल का संख्या वाला, उसी को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कि चर जो है, वेरिएबल है जो है, जिसके साथ गुणा होता है वही उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। तो यहाँ पे चर किसके साथ गुणा हुआ है, तो चर किसके साथ गुणा हुआ है, 5 के साथ। तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? चर यानी वेरिएबल जिसके साथ गुणा हुआ रहता है वही उसका क्या हो जाता है, संख्यात्मक गुणांक हो जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए मैं एक प्रश्न के माध्यम से और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं दे दूं -7y + 7। ठीक है, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, आप सभी बच्चों को पता है। और इसमें 2 पद हैं, -7y और 7। और इसमें वेरिएबल कौन सा है, y है। इसमें अचर कौन सा है, 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, कौन बताएगा? संख्यात्मक गुणांक बताइए, इस बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। संख्यात्मक गुणांक का मतलब हुआ जो चर के साथ गुणा किया गया होता है। तो यहाँ पे चर जो है हमारा, जो चर है वो y है। y क्या है, यहाँ पे चर है। चर के साथ जो गुणा हुआ रहता है वही तो संख्यात्मक गुणांक होता है। तो चर के साथ कौन गुणा हुआ है, -7, तो संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, -7। क्लियर है सभी बच्चों को? -7 क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। एकदम आसान है। किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही है बाबू, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में कम आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है। ठीक है, पूछना है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, मैं इसको डिटेल में बताता हूं। संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता क्या है, देखिए, यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जैसे किसी पद को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, जैसे मान लेते हैं 3x + 5 है। अब ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब इसके पद को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी कि 3 × x, यहाँ पे 5 है ना, 5 को हटा दीजिए जी, 5 नहीं आएगा क्योंकि ये तो 2 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 × x क्या हो जाएगा, इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा, और गुणनफल रूप हो गया 3 × x। 3x का क्या कर दिया हमने, 3 × x, इसका गुणनखंड और गुणनफल रूप लिख दिया। तो इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। यानी जो ये इसमें जो संख्या है ना, x जिसके साथ गुणा हुआ है, यानी चर जिसके साथ गुणा हुआ है वही इसका गुणांक हो जाता है। तो x का गुणांक यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं 7x², ठीक है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड का गुणनफल, तो पहले 7 फिर गुना x फिर गुना x। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कौन सा संख्या x के साथ गुणा हुआ है, तो x² के साथ गुणा हुआ है, तो वो 7 हुआ है। तो संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी वेरिएबल किसके साथ गुणा हो रहा है यही आपको देखना है। किसी बच्चे को कोई डाउट है कहीं पे? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3y - 7 है, तो ये क्या है, 3y - 7 एक बीजीय व्यंजक है। अब आपसे पूछता है अगर कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे y क्या है, चर है। चर जिसके साथ गुणा होता है वही उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। तो चर किसके साथ गुणा हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक
क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। चर y है, y किसके साथ गुणा हुआ है, 3 के, तो 3 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? तो ये संख्यात्मक गुणांक किसका है, y का संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, y का संख्यात्मक गुणांक है। कोई किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है बाबू, पूछ लीजिएगा। कहीं पे किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आसान है ना? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 3 जो है क्या हो जाएगा, y का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है एक बीजीय व्यंजक है, अभी अभी मैंने समझाया था। ये 5y और -3 क्या है, इसके पद हैं। और ये 3 क्या है, अचर है। और ये y क्या है, वेरिएबल है, चर है। और इसी का जिससे ये गुणा होता है उसी को संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियर है ना? क्वेश्चन करें बाबू, क्वेश्चन करें, एक बार y टाइप करेंगे, क्वेश्चन करें सभी बच्चे। देखिए, अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। लोकेश फरीदपुर नाम से जो बच्चे हैं, चलिए, वेरी गुड। तो इसका प्रश्न करते हैं, देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो y यहाँ पे वेरिएबल है, चर है। तो आपको देखना है y किसके साथ गुणा हुआ है, जिसके साथ गुणा हुआ है वही इसका संख्यात्मक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो आराम से देखिए और आंसर कीजिए कि y आखिर किसके साथ गुणा हुआ है, वही इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसके साथ गुणा किया गया है, y को, जिसके साथ ये गुणा किया गया है वही उसका आंसर होगा। गुणा करके क्या आया वो नहीं, जिसके साथ गुणा किया गया है वो होगा आंसर। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था। आपको यहाँ पे पूछा गया है y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, y किसके साथ गुणा किया गया, y -5 के साथ गुणा हुआ है, तो -5 इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। यार मैंने बताया भी था कि आपको बस यही चेक करना है कि y का संख्यात्मक गुणांक पूछा है तो y किसके साथ गुणा हुआ है, -5 के साथ, तो -5 उत्तर हो गया। अब जैसे आपसे प्रश्न में अगर ऐसे पूछ दे, सोचिएगा, एक सेकेंड, प्रश्न में अगर ये हो गया, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा, कहां गया यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3 था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये सर, माइक म्यूट रखिए, माइक ऑन नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा था, तो y आखिर किसके साथ गुणा हुआ है, -5 के साथ, तो -5 इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए जैसे -5 + 3x² और आपसे पूछे कि इसमें x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे। x² का संख्यात्मक गुणांक पूछा है, बताइए क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो अब x² किसके साथ गुणा हुआ है, x² 3 के साथ गुणा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3।
तो एकदम आसान चीजें हैं, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। चीजें मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ध्यान कम देते हैं, ध्यान देंगे एकदम आसानी से होगा। चलिए एक अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे सभी बच्चे ध्यान से एकदम। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है। सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में, y² का संख्यात्मक गुणांक। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। y² का गुणांक निकालना है, यानी कि y² किसके साथ गुणा किया गया है, बस यही देखना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए यहां पे आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न में कि y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो y² किसके साथ गुणा हो रहा है, 3 के साथ, तो 3 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। यानी जिसका हमें संख्यात्मक गुणांक निकालना होता है, हम बस उसको चेक करते हैं कि वो आखिर किसके साथ जो है गुणा किया गया है। ठीक है, किसके साथ जो है आखिर उसको गुणा किया गया है। ठीक है, चीजें जो है एकदम आसान होती है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न इसी को थोड़ा और मुश्किल कैसे पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है x का पावर 4 माइनस y का पावर 2 माइनस 3xy इंटू 2x प्लस वाई। इसमें आपसे अगर मैं कहूं, सिंपल सा प्रश्न में आपसे पूछूं कि y² का गुणांक क्या होगा, y² का गुणांक क्या होगा, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। ये आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है, और आपको इसमें बताना है, ये आपका बीजीय व्यंजक है और आपको इसमें बताना है कि y² का गुणांक क्या होगा, यानी y² किसके साथ गुणा किया गया है। सिंपल सी बात है, सभी बच्चे एकदम आसानी से बता सकते हैं। y² यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी y² किसके साथ गुणा किया गया है, 1 के, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस है, यानी कि y² किसके साथ गुणा हुआ है, -1 के साथ, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। एकदम आसान। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में करते हैं। ये एक प्रश्न है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy प्लस xy में y³ का आपको गुणांक बताना है। किसका बताना है, y³ का, कि y³ का गुणांक क्या होगा। ठीक है, आप पोल सेक्शन में बताना है, यानी y³ किसके साथ गुणा किया गया है, यही आपको बताना है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 9M02 क्वेश्चन नंबर 25। सभी बच्चे कोशिश करें। देखिए आप लोगों को पता है कि टॉपर लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें आप लोगों का नाम आंसर ना करने में आएगा तो वो आपके एग्जाम्स में मार्क्स को कम कराते हैं। तो कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रश्न का आंसर करें, आप पोल में जरूर आंसर करें ताकि आप टॉप लिस्ट में शामिल हो सके। ठीक है, और इन सभी आधारों पे आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिए जाते हैं,
क्योंकि जो बच्चा रेगुलर क्लास करता है, क्लास में शांतिपूर्वक सारी चीजों को करता है, पोल में आंसर करता है, तो ये सारी रिपोर्ट आपके स्कूल्स में टीचर को दी जाती है और वो टीचर देखते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है डेली क्लास करता है, पोल में आंसर करता है, सही आंसर करता है, तो उनको मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पोल में आंसर जरूर किया कीजिए और यहाँ पे भी टॉपर लिस्ट जारी होगा। आप चाहते हैं कि आप उस लिस्ट में आए तो आंसर जरूर किया कीजिए। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर किया जाता है मैं फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता होगा मोबाइल स्क्रीन पे, उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, एक बड़ा सा पेज ओपन होगा, उसी में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होता है, उसमें आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। आज जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। एकदम आसान है आंसर करना। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि y क्यूब का गुणांक क्या है, यानी y क्यूब किसके साथ गुना हुआ है, तो ये रहा y क्यूब और y क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, यानी -1 में अगर y क्यूब को गुणा किया जाएगा तभी तो इसका आंसर आएगा -y क्यूब। तो देखिए यहाँ पे लिखा है -y क्यूब, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1 जो है y क्यूब का जो क्या है संख्यात्मक गुणांक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -1। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपके ग्रुप में होमवर्क भेजा जाएगा एक लिंक के रूप में, उस लिंक पे क्लिक करके आपको होमवर्क करने रहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी डाउट्स है अभी आप लोग सभी बच्चे पहले डाउट्स पूछ लेंगे तभी क्लास को एंड करेंगे।